हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी 300 MCQ सीरीज़ का पार्ट 4। हर पार्ट में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये 300 MCQs जो है हमारी रिवीजन सीरीज़ है फॉर एनी अपकमिंग एग्जाम ऑफ रेडियोग्राफर, जैसे कि एम्स, RRB और DSSB जो अभी रिसेंट आने वाले हैं वो हैं DSSB, SSSC। इनके जो स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब की प्रिपरेशन के लिए भी ये 300 MCQs की रिवीजन सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम आज इसका पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का, दोनों ही एस्पायरेंट्स के लिए ये जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और बजट फ्रेंडली भी ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा ओनली 399 में। एक और बेनिफिट वो ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए फ्री, मतलब जो ये ट्रायल है 7 डेज़ का, जो आई लिटरली डोंट थिंक कि कोई भी और बैच आपको प्रोवाइड करवाता होगा, बट एस्पायरेंट्स आपको ये 7 डेज़ का ट्रायल प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके अंदर आप फ्री में इनका कंटेंट पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको सही लगता है बैच, तो आप अगर प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन, तो आपको इसमें भी 10% ऑफ मिलने वाला है। मतलब कि जो 399 की प्राइस है इस पर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन अप्लाइंग प्रोमो कोड रेडिएशन। ठीक है, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, एस्पायरेंट्स का ऐप डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। 150 तक, 1 से 50 हमने पार्ट 1 में देखा, 51 to 100 पार्ट 2 एंड 101 to 150 पार्ट 3 में। और अब हम पार्ट 4 में कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। ठीक है, जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन और 300 MCQ सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 151। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, द मेन कॉज ऑफ ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इन रेडियोग्राफी इज। रेडियोग्राफी के अंदर ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस का मेन कोज क्या है? लार्ज फोकल स्पोर्ट साइज, लो KVP, हाई MA और लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। ठीक है, कौन सा फैक्टर जो है जो कि मेन है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस का रेडियोग्राफी के अंदर? तो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस दैट मीन्स ब्लर। तो ब्लर तब होती है जब इमेज शार्पनेस हमें नहीं आती है। ठीक है, ये मेनली फोकल स्पोर्ट साइज पे डिपेंड करती है। मतलब कि जितना फोकल स्पोर्ट बड़ा होगा, फोकल स्पोर्ट जितना बड़ा होगा उतनी पेन्युम्ब्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, उतना पेन्युम्ब्रा ज़्यादा होगा। पेन्युम्ब्रा का मतलब ब्लर्ड एजेस, उतना पेन्युम्ब्रा ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बड़ा फोकल स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉन्स लार्ज एरिया पर स्ट्राइक करेंगे, एक्सरेज उतनी ज़्यादा फैलेगी और इमेज उतनी ज़्यादा ब्लर होगी। ठीक है, लो KVP की अगर मैं बात करूँ तो KVP बीम एनर्जी को अफेक्ट करता है, शार्पनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। हाई MS की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वांटिटी कंट्रोल करता है, इमेज डेंसिटी अफेक्ट करता है, ना कि अनशार्पनेस। लॉन्ग एक्सपोजर टाइम की अगर मैं बात करूँ, ये मोशन ब्लर कॉज करता है लेकिन ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्निफिकेशन इन रेडियोग्राफी इंक्रीजेज व्हेन। रेडियोग्राफी के अंदर जो मैग्निफिकेशन है वो तब बढ़ता है जब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ेगा, KVP बढ़ेगा या फिर MS डिक्रीज होगा। तो अगर मैं बात करूँ रेडियोग्राफी के अंदर मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट का इमेज एक्चुअल साइज से बड़ा अपीयर होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये कब बढ़ेगा? तो ये तब बढ़ता है जब हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तब तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा। वहीं हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, जब इमेज बड़ी अपेयर होगी। KVP बीम एनर्जी पे होगा, साइज पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। MS एक्सपोजर को अफेक्ट करता है, मैग्निफिकेशन को नहीं। तो ये दोनों ही अफेक्ट करता है। मैंने बता दिया कैसे करते हैं। इंक्रीज़ का पूछ रहा था, तो कब इंक्रीज़ होगा? जब ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन्यूम्ब्रा इन रेडियोग्राफिक इमेज इज अफेक्टेड बाय। रेडियोग्राफी इमेज के अंदर जो पेन्यूम्ब्रा है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है? फोकल स्पोर्ट साइज, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पेन्यूम्ब्रा होता क्या है, मैंने ऊपर भी बताया, ब्लड एज ऑफ रेडियोग्राफिक इमेज। ठीक है, एजेस ऑफ रेडियोग्राफिक इमेज। तो ये डिपेंड करता है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। देखो, अगर फोकल स्पोर्ट साइज ज़्यादा है तो पेन्यूम्ब्रा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो पेन्यूम्ब्रा है वो कम होता है। ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाने पे जो पेन्यूम्ब्रा है वो भी बढ़ता है। तो तीनों ही फैक्टर्स पेन्यूम्ब्रा को अफेक्ट करते हैं। डेट इज़ ऑल ऑफ द अबव। मैंने बता दिया कैसे कैसे करते हैं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनोड हील अफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन। जो एनोड हील अफेक्ट है वो कब ज़्यादा प्रोनाउंस होगा, जब कब ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब होगा? जब फील्ड साइज लार्ज है, स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है, लार्ज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है, या फिर हाई केवीपी है। ज़्यादा प्रोनाउंस दैट मीन्स ज़्यादा नोटिसेबल कब होगा, है ना? तो एनोड हील अफेक्ट होता क्या है, एक्सरे इंटेंसिटी एनोड साइड पर कम और कैथोड साइड पर ज़्यादा होती है। दैट इज़ एनोड हील अफेक्ट। ठीक है, कैथोड पे ज़्यादा और एनोड पे कम। ये ज़्यादा नोटिसेबल तब होता है जब स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस हो और जब लार्ज फील्ड साइज हो। मतलब कि दोनों ही ऑप्शन सही बोल रहे हैं। मतलब अगर फील्ड साइज ज़्यादा होगा या फिर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कम होगा तो दोनों में ही क्या होगा, जो एनोड हील अफेक्ट है वो प्रोमिनेंट होगा। तो अब हमें मेन या फिर जो प्राइमरी फैक्टर है वो देखना है। ठीक है, तो देखो, जो लार्ज फील्ड साइज है वो भी कर रहा है, एनोड हील अफेक्ट को इंक्रीज़ करता है। स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो है इसको हम मेन या फिर प्राइमरी फैक्टर मानते हैं। ठीक है, इसमें जो बीम डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा होती है और एनोड हील अफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। दोनों से ही होगा, बट अगर हम देखें कि जो हम मेन जो प्राइमरी फैक्टर है वो हम स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को मानते हैं। बीम डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा और जो एनोड हील अफेक्ट है वो क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट। ठीक है, और बाकी एनोड हील अफेक्ट जब लार्ज फील्ड साइज है तब भी बीम डाइवर्ज हो रहा है मोर, अलाउइंग द डिटेक्टर टू रिकॉर्ड अ वाइड रेंज ऑफ बीम इंटेंसिटी। जबकि जो शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है ऑल्सो मेक्स द अफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड। ठीक है, जो लार्ज फील्ड साइज है उससे भी हो रहा है, बट ये हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर की। ठीक है, तो प्राइमरी फैक्टर लिस्टेड अमॉन्ग द चॉइसेस इज स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। बाकी बेसिकली दोनों से हो रहा है ना? अब कई क्वेश्चंस में अपन ने ये भी पढ़ा है लार्ज फील्ड साइज प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली दोनों से ही अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने मेरे अकॉर्डिंग स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को प्राइमरी फैक्टर रखा है। क्यों? क्योंकि इस स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस में देखा है कि इसमें एनोड हील अफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसको हम प्राइमरी फैक्टर मानते हैं। ठीक है, बाकी और हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप भी कमेंट्स में अपना अपना देना कि आप लोगों के अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही जो एनोड हील अफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हीट प्रोड्यूस इन एक्सरे ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो हीट प्रोडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? तो एक्सरे प्रोडक्शन बहुत इनएफिशिएंट सा प्रोसेस है। हीट प्रोडक्शन जो है इसके अंदर वो तो 99% होता है और एक्सरेज ऑलमोस्ट 1% होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेटिंग एनोड स्पीड इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स के अंदर जो रोटेटिंग एनोड की स्पीड है वो कितनी होती है? 300 रोटेशन पर मिनट, 3000 रोटेशन पर मिनट, 10,000 रोटेशन पर मिनट, या फिर 20,000 रोटेशन पर मिनट। अगर मैं बात करूँ रोटेटिंग एनोड की स्पीड की, तो देखो दो तरीके के एनोड हो जाते हैं। एक होता है स्टेशनरी एनोड और एक होता है रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड का काम होता है हीट को लार्ज सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसकी टिपिकल स्पीड कितनी होती है रोटेटिंग एनोड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में? ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो 3000 रोटेशन पर मिनट होती है और जो हाई स्पीड है 10,000 रोटेशन पर मिनट होती है। तो अब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में हम कितनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इसने मेंशन किया है, तो कितनी मॉडर्न में हम यूज़ कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रोटेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन फोकस प्रिंसिपल अलाउ। जो लाइन फोकस प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है?
कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट लार्ज होता है तो हीट डिसिपेशन बेटर होगा, अफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉल होता है। ठीक है, क्या बोलता है ये कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो लार्ज होता है, देन अफेक्टिव फोकल स्पॉट मतलब अफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉल होगा और एक्चुअल फोकल स्पॉट लार्ज होगा। तो अब ये बोल रहा है द लाइन फोकस प्रिंसिपल अलाउ लार्ज अफेक्टिव फोकल स्पॉट नहीं, स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है, स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट विथ लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट। बिल्कुल यही बात है, यही लाइन फोकस प्रिंसिपल का मेन पर्पस है। ठीक है, स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट विथ लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट। अब देखो एक्चुअल फोकल स्पॉट लार्ज होता है तो हीट डिसिपेशन बेटर होगा। एडवांटेज क्या मिल रहा है हमें, ऐसा क्यों कर रहा है लाइन फोकस प्रिंसिपल? लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट से हीट डिसिपेशन बेटर होगा और स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट से जो इमेज है वो शार्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इन एक्सरे मशीन इज रेक्टिफायर्स का क्या फंक्शन है एक्सरे मशीन के अंदर? तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैथोड एनोड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो कन्वर्ट AC टू DC। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स इंप्रूव रेडियोग्राफी बाय। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स रेडियोग्राफी कैसे इंप्रूव कर रहे हैं? रिपल इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज रिपल रिड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोजर टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर बोथ B एंड C। देखो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर क्या करते हैं, वोल्टेज रिपल को कम करते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टाइम रिड्यूस करते हैं और बीम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो एक्चुअली रिपल कम हो रही है तो ये तो होगा नहीं, रिड्यूसिंग वोल्टेज रिपल एंड रिड्यूसिंग एक्सपोजर टाइम, बिल्कुल बोथ B एंड C। एंड देयर बाय दे ऑल्सो इंक्रीज द या फिर ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज रिपल इन हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर इज अप्रॉक्सीमेटली। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज रिपल अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर में, तो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर में जो वोल्टेज रिपल है वो ऑलमोस्ट 1% होता है। नेक्स्ट है द सिटी आर्टिफैक्ट कॉज बाय एवरेजिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यू इज। ठीक है, कौन सा आर्टिफैक्ट है सिटी स्कैन का, सिटी मशीन का, जो कि किस वजह से होता है? बाय एवरेजिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यू। मोशन आर्टिफैक्ट, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग या फिर रिंग आर्टिफैक्ट। तो देखो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट तब होता है जब एक वॉक्सेल में डिफरेंट टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही वॉक्सेल में, जब सिंगल वॉक्सेल में हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ आ गए, सिंगल वॉक्सेल में डिफरेंट टिश्यूज़ आ गए तो क्या होता है? दैट इज़ पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो स्कैनर उनका एवरेज एटेन्यूएशन वैल्यू कैलकुलेट करता है जिससे इमेज में एरर आता है, तो दैट्स कॉल्ड पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। तो कॉज बाय एवरेजिंग और डिफरेंट टिश्यू, दैट इज पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट तो पेशेंट के मूवमेंट से हो रहा है। बीम हार्डनिंग, हाई एनर्जी फोटोन बीम्स को हार्ड बना देता है, स्ट्रिक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करेगा। रिंग आर्टिफैक्ट जो कि मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रिक आर्टिफैक्ट इन सिटी आर कॉमनली कॉज बाय। जो स्ट्रिक आर्टिफैक्ट है सिटी स्कैन के अंदर वो कॉमनली किस वजह से हो रहे हैं? मेटल इम्प्लांट्स, ईयर, फैट, सॉफ्ट टिश्यूज़। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक आर्टिफैक्ट्स की, तो देखो जो मेटल इम्प्लांट्स होते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डेंटल फिलिंग्स हो गई, इम्प्लांट्स हो गए बॉडी के अंदर, तो ये एक्सरेज को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मेटल इम्प्लांट्स है वो क्या करते हैं, एक्सरेज को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। इससे ब्राइट स्ट्रिक लाइन्स अपीयर होती है। क्या होती है? ब्राइट स्ट्रिक लाइन्स अपीयर होती है, तो इट कॉजेज स्ट्रिक आर्टिफैक्ट्स। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेटल इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिटी पैरामीटर कंट्रोलिंग इमेज नॉइज इज। कौन सा सिटी स्कैन का पैरामीटर है जो कि इमेज नॉइज को कंट्रोल करता है? MS, KVP, पिच या फिर स्लाइस थिकनेस। तो अगर मैं बात करूँ सिटी के पैरामीटर की, इमेज नॉइस का मतलब क्या हो गया? ग्रेनी अपीयरेंस दे रहा है इमेज में, ऐसे दाने दाने से दिखते हैं। तो नॉइज़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फोटोन्स पर। तो MS बढ़ाने से फोटोन्स ज़्यादा होगा और नॉइज़ कम हो जाता है। तो कौन सा पैरामीटर हो जाएगा? MS। ठीक है, अगर मैंने MS बढ़ाया, फोटोन बढ़े और जो नॉइज़ है वो कम हुआ। ठीक है, KVP बीम एनर्जी चेंज करता है ना कि नॉइज़। पिच हेलिकल सिटी में टेबल मूवमेंट कंट्रोल करता है। स्लाइस थिकनेस ये रिजोल्यूशन और नॉइज़ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, बट जो प्राइमरी कंट्रोलिंग फैक्टर हो जाएगा नॉइज़ का, दिस इज MS।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MDCT मल्टी डिटेक्टर सिटी इम्प्रूव्स इमेजिंग बाय। जो मल्टी डिटेक्टर सिटी है वो इमेजिंग इम्प्रूव कर रहा है कौन से फैक्टर से? मल्टीपल डिटेक्टर रो, फास्टर स्कैनिंग, थिनर स्लाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर क्या हो रहा है भाई, मल्टीपल डिटेक्टर्स रोज होती है, ठीक है। इसमें मल्टी डिटेक्टर रोज होती हैं जो एक टाइम पर मल्टीपल स्लाइस कैप्चर कर सकती है, ठीक है। अब मल्टी डिटेक्टर है तो एक टाइम पे इसने बहुत सारी स्लाइसेस कैप्चर कर ली जिसकी वजह से स्कैनिंग फास्ट हो रही है, थिनर स्लाइसेस हो रही है, बेटर रिजोल्यूशन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबाव। सारी उसके एडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन MRI प्रोटोन डेंसिटी इमेजेस डिपेंड मेनली ऑन। MRI के अंदर जो प्रोटोन डेंसिटी इमेजेस है वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ या फिर RF कॉइल साइज। तो अगर मैं बात करूँ MRI के अंदर प्रोटोन डेंसिटी इमेजेस की, तो MRI हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटोन्स डिटेक्ट करता है। प्रोटोन डेंसिटी इमेज में कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है टिश्यू में हाइड्रोजन एटम्स की क्वांटिटी। तो प्रोटोन डेंसिटी इमेजेस डिपेंड मेनली ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, मोर हाइड्रोजन ब्राइटर द सिग्नल। नेक्स्ट है T1 रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंट। T1 रिलैक्सेशन टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवरी, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डीके और प्रोटोन स्पिन या मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो MRI में रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के बाद प्रोटॉन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आते हैं। तो T1 रिलैक्सेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का रिकवरी टाइम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डीके, ये क्या हो जाता है? T2 रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T2 रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंट। अब T2 रिलैक्सेशन टाइम मैंने ऊपर बता दिया। T2 रिलैक्सेशन टाइम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का डीके ड्यू टू डिफेजिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द MRI सीक्वेंस मोस्ट सेंसिटिव टू एडिमा। कौन सा MRI सीक्वेंस है जो एडिमा के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा? T1 वेटेड, T2 वेटेड, प्रोटोन डेंसिटी या फिर ग्रेडियंट टीको, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव टू एडिमा दैट इज पैथोलॉजी डिटेक्शन। तो T2 वेटेड जो इमेजेस हैं वो एडिमा के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ठीक है। T2 वेटेड इमेजेस में जो वाटर है वो हमें ब्राइट दिखाई देगा या फिर उसको हम बोल देते हैं हाइपर इंटेंस, इसलिए एडिमा इजीली विजिबल होता है। नेक्स्ट है द MRI सीक्वेंस बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग हैमरेज। हैमरेज को डिटेक्ट करने के लिए MRI का कौन सा सीक्वेंस बेस्ट रहेगा? T1, T2, ग्रेडियंट टीको या प्रोटोन डेंसिटी। तो ग्रेडियंट टीको जो है, ग्रेडियंट टीको सीक्वेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंजेस के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। ग्रेडियंट टीको सीक्वेंस क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंजेस के लिए सेंसिटिव होता है। ब्लड प्रोडक्ट्स है, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन है, स्ट्रॉन्ग ससेप्टिबिलिटी एंड देन इजीली डिटेक्टेड इन दिस ग्रेडियंट टीको सीक्वेंस। नेक्स्ट है द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट यूज इन क्लिनिकल MRI टिपिकली इज। मोस्ट पावरफुल मैग्नेट कौन सी हो जाएगी क्लिनिकल MRI के अंदर? तो भाई मोस्ट पावरफुल वो होगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसमें से किसका ज़्यादा है? सबसे मोस्ट पावरफुल मैग्नेट तो वही होगा, तो 3 टेस्ला, ठीक है। 3 टेस्ला स्कैनर में बेटर सिग्नल, हायर रिजोल्यूशन, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्ट्रासाउंड लेटरल रिजोल्यूशन डिपेंड ऑन। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो लेटरल रिजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है? पल्स लेंथ, बीम विड्थ, फ्रीक्वेंसी, एटेन्यूएशन। तो अल्ट्रासाउंड में रिजोल्यूशन का मतलब है कि दो क्लोज स्ट्रक्चर को सेपरेट आइडेंटिफाई कर पाना, यही होगा रिजोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन में हम पढ़ लेते हैं एक्सियल, लेटरल, टेम्पोरल। तो एक्सियल रिजोल्यूशन क्या होता है कि बीम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना, ठीक है, ये बीम डायरेक्शन में। लेटरल रिजोल्यूशन में होता है बीम के साइड बाय साइड ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना। टेम्पोरल में जो मूविंग स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली डिस्प्ले करना। अब ये बोल रहा है कि लेटरल रिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? तो लेटरल रिजोल्यूशन डायरेक्टली बीम विड्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बीम विड्थ नैरो है तो लेटरल रिजोल्यूशन बेटर होगा, और अगर बीम विड्थ वाइडर है तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? लेटरल रिजोल्यूशन पुअर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पोरल रिजोल्यूशन इन अल्ट्रासाउंड डिपेंड्स मेनली ऑन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब है कि मूविंग स्ट्रक्चर्स को कितनी एक्यूरेटली हम शो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि फीटल हार्ट हो गया, कार्डियक अल्ट्रासाउंड हो गया, तो इसमें क्या होता है, फ्रेम रेट, इमेजेस पर सेकेंड, हायर फ्रेम रेट, मोशन बेटर कैप्चर होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्रेम रेट जितना ज़्यादा होगा टेम्पोरल रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट कौन सा है, तो देखो भाई बीम हार्डनिंग तो होता ही सिटी में है, ये भी सिटी का है, ये भी सिटी का है ही, एक जो अल्ट्रासाउंड में हो रहा है दैट इज़ रिवर्बरेशन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में सबसे कॉमन ही है। रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कब होता है, जब अल्ट्रासाउंड वेव्स दो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स के बीच में, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स के बीच रिपीटेडली बाउंस करती है। रिपीटेडली बाउंस करती है। तो जब इस ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड इको मिली, पैरेलल लाइंस इमेज में अपीयर हुई, जैसे कि लंग के अल्ट्रासाउंड में, गैस फील्ड ऑर्गन, इन सब में रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है मिरर इमेज आर्टिफैक्ट इन अल्ट्रासाउंड अकर्स ड्यू टू। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो मिरर इमेज आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, तो अगर मैं मिरर आर्टिफैक्ट की बात करूँ तो ये तब होता है जब अल्ट्रासाउंड बीम किसी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जब अल्ट्रासाउंड बीम किसी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे कि डायाफ्राम हो गया, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि डायाफ्राम स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या होता है, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट आता है। मतलब बीम ऑब्जेक्ट पर हिट करेगी, रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस ऑब्जेक्ट पर, स्कैनर को लगता है ऑब्जेक्ट डीपर लोकेशन में है, मतलब स्कैनर को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो और ज़्यादा डीपर लोकेशन में है, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट मिरर इमेज अपेयर होता है, ऑब्जेक्ट हमें डुप्लीकेट मिरर इमेज जैसे अपेयर होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। तो जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स जैसे कि डायाफ्राम हो गया, प्लूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम ऑक्यूपेशनल डोज फॉर स्किन पर ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑक्यूपेशनल डोज फॉर स्किन पूछ रहा है, फॉर स्किन पर ईयर ऑक्यूपेशनल डोज, तो फॉर स्किन पर ईयर कितना हो जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ के लिए 5, स्किन के लिए एक्सट्रीमिटीज़ के लिए कितना होता है, 500 मिली साइवर्ट पर ईयर्स। ठीक है, स्किन के लिए, एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, होल बॉडी के लिए 20 मिली साइवर्ट, लेंस ऑफ आई के लिए भी अब 20 मिली साइवर्ट हो गया है, एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर, और 50 मिली साइवर्ट इन एनी सिंगल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन अलारा मीन्स। अलारा क्या बोलता है भाई, अलारा इज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, जो कि विच कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या बोलता है ये, मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, तो भाई रेडिएशन प्रोटेक्शन का है। ये क्या बोलता है, मिनिमम रेडिएशन एक्सपोजर रीजनेबली अचीवेबल, जितनी हो सके उतनी कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर दो। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव शील्डिंग मटेरियल इन रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के अंदर मोस्ट इफेक्टिव शील्डिंग मटेरियल कौन सा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, आयरन। तो लेड जो है रेडिएशन शील्डिंग में बेस्ट मटेरियल है। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक नंबर, ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, और ये एक्स रेज को क्या कर रहा है, एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्स रेज को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ही हम रेडियोलॉजी में लेड एप्रॉन, लेड वॉल्स, लेड ग्लास ये सब यूज़ कर रहे हैं। द थिकनेस ऑफ लेड एप्रॉन यूज इन रेडियोलॉजी इज यूजुअली, जो हम लेड एप्रॉन की थिकनेस यूज़ कर रहे हैं रेडियोलॉजी में वो अप्रॉक्स यूजुअली कितने थिकनेस का लेड एप्रॉन हम यूज़ कर रहे हैं, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 या फिर 2 mm। तो अगर मैं बात करूँ थिकनेस ऑफ लेड एप्रॉन यूज्ड इन रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेड इक्विवेलेंट थिकनेस होती है, तो यूजुअली हम 0.5 mm वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.5 mm जो है वो 90 to 99% स्कैटर रेडिएशन ब्लॉक करता है।
ठीक है, ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोसीमीटर कॉमनली यूज बाय रेडियोलॉजी स्टाफ इज। रेडियोलॉजी स्टाफ यूजुअली कौन सा डोसीमीटर यूज़ करते हैं? तो रेडियोलॉजी स्टाफ टीएलडी बैच, फिल्म बैच, पॉकेट डोसीमीटर या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो डोसीमीटर रेडिएशन वर्कर्स के रेडिएशन एक्सपोजर मेज़र करता है। अच्छा, जो इसमें से अगर मैं देखूँ तो कॉमन जो डोसीमीटर है वो तो देखो टीएलडी बैच ही है, ठीक है, मॉडर्न है और एक्यूरेट है। फिल्म बैच ओल्डर डेसीमीटर है और पॉकेट डोसीमीटर इंस्टेंट रीडिंग देता है। इनको क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई कॉमनली यूज मतलब कि कौन सा यूज़ करता है रेडियोलॉजी स्टाफ। तो देखो कर तो तीनों ही सकता है, टीएलडी, फिल्म, ठीक है। टीएलडी मॉडर्न एंड एक्यूरेट है, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन तो किया नहीं कि भाई मॉडर्नली कौन सा यूज़ करना है एंड ऑल। तो मॉडर्न और या फिर रिसेंटली कौन सा यूज़ होता है, द डॉस है ना। तो मॉडर्न और एक्यूरेट है, फिल्म बेस्ड ऑर्डर यूज़ करते हैं, पॉकेट डोसीमीटर इंस्टेंट रीडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पेन जैसा होता है, हैंड टू वेंटी रीडिंग दे देता है, इंस्टेंट रीडिंग देता है। तो हम ऑल ऑफ द अबव लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीएलडी बैच मेजर्स मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन डो इलेक्ट्रिक का, बिल्कुल टीएलडी डोज, टीएलडी रेडिएशन डोज मेज़र करता है, ठीक है। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर। नेक्स्ट है द वर्टिब्रा विदाउट बॉडी इज। वर्टिब्रा विदाउट बॉडी इज क्या बोला? एटलस, एक्सिस, C3T1। तो जो एटलस है दैट इज C1 वर्टिब्रा, दैट इज C1 वर्टिब्रा। सर्वाइकल स्पाइन की फर्स्ट वर्टिब्रा होती है। इसका मेन फंक्शन स्कल को सपोर्ट करना होता है। एटलस का स्पेशल फीचर्स क्या होता है? नो वर्टिब्रल बॉडी, नो वर्टिब्रल बॉडी, नो स्पाइनस प्रोसेस और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्कल के ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स से आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसलिए जब हम हेड का यस मूवमेंट करते हैं, मतलब आगे वाला, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एटलस पर होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द डेंस ऑटोनटॉइड प्रोसेस बिलोंग्स टू। द डेंस ऑटोनटॉइड प्रोसेस, तो ये किस पे बिलोंग करता है? एक्सिस, जो कि C2 वर्टिब्रा है, ठीक है। एक्सिस C2 वर्टिब्रा में एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम डेंस या फिर ऑटोनटॉइड प्रोसेस कहते हैं। एटलस डेंस के अराउंड रोटेट करता है। हेड का नो मूवमेंट रोटेशन अलाउ करता है, ठीक है। तो क्या होता है? हेड का नो मूवमेंट, ऐसे मना वाला जो हम रोटेट कर रहे हैं, नो मूवमेंट रोटेशन अलाउ करता है। और ये कौन सा था? यस मूवमेंट, समझ गए? यस मोर, वो जब हम, अब मैं दिखा तो सकती, जो हाँ करते हैं ना करते हैं वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट वर्टिब्रा इन स्पाइन आर। स्पाइन का जो लार्जेस्ट वर्टिब्रा है वो कौन सा होता है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर या फिर सैक्रम। तो अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट वर्टिब्रा, तो लंबर वर्टिब्रा सबसे बड़ा होता है क्योंकि बॉडी वेट का मैक्सिमम लोड कैरी करता है, लोअर बैक को सपोर्ट करता है। तो इट इज़ अ लार्ज वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट है द नॉर्मल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? 12 होती है। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल फ्यूज 1 एंड 4 कॉकिक्स फ्यूज 1। नेक्स्ट है द बोन फॉर्मिंग बैक ऑफ स्कल। कौन सी बोन है जो कि स्कल का बैक पोर्शन बनाती है? तो ऑसिपिटल बोन स्कल के पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होती है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल एटलस से आर्टिकुलेट करती है यहाँ पे, ठीक है। फ्रंटल तो फोरहेड वाला एरिया है। टेम्पोरल साइड ऑफ स्कल जो ईयर वाला रीजन है, ठीक है। पैराइटल अपर साइड ऑफ स्कल एंड ऑसिपिटल बैक ऑफ स्कल। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लोब ऑफ ब्रेन। तो जो लार्जेस्ट लोब होता है ब्रेन का, तो फ्रंटल लोब जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा लोब है, जिसका फंक्शन क्या हो जाता है? थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, वॉलेंटरी मूवमेंट, स्पीच प्रोडक्शन। तो लार्जेस्ट लोब है ब्रेन का कौन सा? फ्रंटल लोब।
नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड तो लिवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि बाइल का प्रोडक्शन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब इसका काम है। वेट इसका अप्रॉक्स 1.5 kg है। नेक्स्ट है द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? लिवर, स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियास। तो बिल्कुल स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? देखो, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, स्प्लीन क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, ग्रेडियार्ड ऑफ आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स, ब्लड स्टोरेज, ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन इसमें काम आता है। किडनी ब्लड से वेस्ट रिमूव करता है। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की फंक्शनल यूनिट, तो लिवर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लॉब्यूल्स में डिवाइड होता है। किस में होता है? इसमें, लॉब्यूल्स में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉब्यूल। लिवर लॉब्यूल कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? हिपेटोसाइड, सेंट्रल वेल, साइनोसाइड, पोर्टल ट्रायड। ये लिवर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेफ्रॉन तो किडनी का हो जाएगा, एल्वियोलस लंग का होता है, और ये जो एसिनस है वो पेंक्रियास से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये बताई है भाई लंग का। नेफ्रॉन, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी, अओर्टा, फीमोरल या कैरोटिड? तो अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट आर्टरी की, तो अओर्टा बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और उसको एंटायर बॉडी को सप्लाई करती है। ठीक है, और एंटायर बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ऑर्टा के पार्ट्स होते हैं असेंडिंग ऑर्टा, ऑर्टिका, डिसेंडिंग ऑर्टा एंड एब्डोमिनल ऑर्टा। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना, ब्लड प्रोड्यूस करना, स्टोर न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोड्यूस एंजाइम। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इसका मेन काम है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। प्रोड्यूस ब्लड, तो ब्लड प्रोडक्शन बोन मैरो करता है। स्टोर न्यूट्रिएंट्स लिवर और एडिपोज टिश्यूज़ का फंक्शन है ये, और ना ही ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? फंडस, बॉडी, पाइलोरस, कार्डिया। तो अगर मैं बात करूँ स्टमक के लार्जेस्ट पार्ट की, तो स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी। कार्डिया ईसोफेगस से कनेक्ट होती है। फंडस अपर डोम शेड पार्ट, बॉडी लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट, और पाइलोरस जो कि ड्यूडेनम से कनेक्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट इज। लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है? तो थोरेसिक डक्ट लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा डक्ट है। ठीक है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी के मेजोरिटी टिश्यूज से लिम्फ कलेक्ट करता है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करता है। अच्छा, ये बॉडी का 75% लिम्फ ड्रेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? लिवर, पैंक्रियास, किडनी, स्प्लीन। तो पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम और एंडोक्राइन फंक्शन हार्मोन्स के लिए। ठीक है, तो पैंक्रियास के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का फंक्शन क्या हो जाता है? ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है, बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट बोन है, तो जो फीमर थाई बोन है, बॉडी की लॉन्गेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हो जाती है? हमारी हीयर वाली स्टेपिस, जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। इसके पार्ट ठीक है, ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ये इसके
पार्ट होते हैं। तो स्टेप इसका साइज अप्रॉक्स ओनली 3 मिलीमीटर ही होता है, सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की। और इसका फंक्शन क्या हो जाता है, साउंड वाइब्रेशन। ये मिडल ईयर का पार्ट है, मिडल ईयर के जो हैं ये 3 पार्ट है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, है ना। तो ये क्या करता है, स्टेपिस जो साउंड वाइब्रेशन है वो इनर ईयर तक ट्रांसमिट करता है, इनर ईयर तक क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है, तो नी जॉइंट जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी है। कौन सा, नी जॉइंट। ठीक है, कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है इसमें, फीमर, टीबिया, पटेला। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन बॉडी। बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सी है, तो पटेलर, एक्यूलेस, बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। तो जो एक्यूलेस टेंडन है जो कि क्या करती है, काफ मसल्स को, एक मिनट, काफ मसल्स को हील बोन कौन सी हो जाती है, कैल्केनियस, है ना, हील बोन से कनेक्ट करती है। ये किसका काम है, एक्यूलेस टेंडन का। तो बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट टेंडन है, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। जो स्किन का वेट है वो अप्रॉक्स कितना होता है, 4 to 5 kg। लिवर तो क्या हो जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन। ओके, आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 201 to 250। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। आपको ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।